हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज लास्ट वीडियो हमारी एमसीक्यू इन अ मिनट सीरीज का लास्ट वीडियो है, दैट इज असर्शन रीजन। ऑलरेडी एक वीडियो इस टॉपिक पर जा चुका है, 36 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं असर्शन रीजन। सो असर्शन रीजन होता क्या है, ये हमको चार ऑप्शंस जो बेसिक्स है ऑलरेडी साल भर की प्रैक्टिस में पता चल गया होगा। इसमें खास करके ये टिप का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा असर्शन रीजन दोनों पढ़ो, ताकि अगर पता चल जाए कोई भी एक फॉल्स है तो दूसरे से अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स से असर्शन पता चल गया फॉल्स है तो ऑप्शन डी डायरेक्ट, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। या फिर पता चल गया कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी डायरेक्ट। तो इन दोनों में जो कंफ्यूजन होता है वो जनरली नहीं होगा। सो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। असर्शन दिया हुआ है x = 2 y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x - 2y = 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इन दोनों का। तो ये कैसे पता चलता है? बड़ा ही आसान तरीका है। पहले इस वाले इक्वेशन में पुट करके देखता हूं 2 और 1 यानी 3 ओहो इंक आई गेस पेन काफी बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। सो 3 ब्रैकेट में वैल्यू है हमारी 2 - 2 ब्रैकेट में वैल्यू 1 शुड बी इक्वल टू 4। सो 3 2 6, 6 - 2 इज 4। सो 4 = 4। सो पहले वाले इक्वेशन के लिए तो बात एकदम सही है। दूसरे वाले इक्वेशन में x की जगह 2, y की जगह 1 = 5। सो 2 × 2 इज 4, 4 + 1 इज 5। सो 5 = 5। सो एकदम सही बात है। सो असर्शन तो हमारा एकदम सही है। रीजन की ओर बढ़ते हैं। A pair of values x, y satisfying each of the equations in a given system of two simultaneous linear equations in x and y is called a solution of the equation। देखो बहुत बड़ी, बहुत ही भारी इंग्लिश लिखी है, बट बड़ा ही आसान सी भाषा है। मेन बात क्या कही है कि x, y यानी ये, जैसे कि ये है, उससे मैं अगर वो दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही जो गिवन इक्वेशंस होते हैं एक साथ दोनों को अगर सेटिस्फाई करे तो मैं इसको सॉल्यूशन कहूंगा। एकदम सही बात है, इसको मैं सॉल्यूशन कहूंगा। सो कह सकते हैं रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और इस जो असर्शन का ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, assertion the point divides the line segment joining the points so and so in the ratio 2:7 internally। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। देखो दो तरीके हैं, या फिर इक्वेट कर लो, रेशियो ढूंढो, या फिर इनकी वैल्यू ढूंढो और देखो रेशियो 2:7 कोऑर्डिनेट सेम आते हैं कि नहीं आते। जैसे m1 क्या है 2, अब ये हमारे x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, m1 x2 क्या है हमारा यहाँ पे 6 प्लस m2 है 7, तो x1 क्या है हमारा -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 7। इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ तो 6 2 12 एंड 12 - 21 अपॉन 9। 12 - 21 इज -9 एंड -9 डिवाइड बाई 9 इज -1। सो देखो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो तो एकदम सही आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं। 2 y2 क्या है हमारा -8 प्लस y1 क्या है हमारा 10 डिवाइड बाई 2 + 7। ये क्या बन जाएगा -16 प्लस 70 डिवाइड बाई 9। -16 प्लस 70 ये कितना निकल के आएगा हमारा 54 अपॉन 9 विच इज 6। सो -1,6 एक तरीके से हमारा यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट्स को, यानी असर्शन एकदम करेक्ट है। और रीजन एज आई सेड, अगर ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ए बी बी सी ए सी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स ही एक्चुअल में आपस में इक्वल होती है। सो रीजन भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकता हूँ ये रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही एकदम अलग सिनेरियोज है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, if ABC and PQR are congruent triangles, then they are also similar triangles। एकदम सही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो 100% होंगे ही, लेकिन
दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो इस असर्शन को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट द सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। एकदम सही है, रीजन भी एकदम करेक्ट, एक्सप्लेनेशन बताया है असर्शन का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। आगे इंफॉर्मेशन दी है, इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल ऑल्सो बी ट्रिपल्ड। ठीक है, हाइट और इफ द क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल्ड। ठीक है, दोनों चीजों को अगर ट्रिपल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लॉजिकली समझना ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर बनेंगे। देखो यहां से अगर मैं ऐसे बड़ा ट्राइंगल बना दूं, ट्रिपल कर दूं, तो स्टिल ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल अभी भी 60 डिग्री ही रहेगा, एंगल ट्रिपल नहीं होगा। सो ट्रिपल नहीं होगा मतलब असर्शन हमारा इनकरेक्ट है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन ट्रू ही होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे लॉजिक से आप सोच भी सकते हो कि ये 60 डिग्री है, ट्रिपल करूंगा तो 180 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 180 डिग्री तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? अब हो सकता है ये आपने टर्म नहीं सुना हो, तो इमेजिनरी तब होते हैं रूट्स जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो पहले तो यहाँ पर हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, सो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 7 4 से 28 विच इज -3। सो ये तो एकदम सही बात है, रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। रियल रूट्स तभी हो सकते हैं जब d इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ d यहाँ पर शायद इक्वल टू आएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर सेड टू बी इमेजिनरी। एकदम सही बात की है कि d जब लेस देन 0 हो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 हो, तब रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं? तो ये 10th स्टैंडर्ड में नहीं, आपको हायर स्टडीज में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें एकदम सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इमेजिनरी का मतलब ही ये होता है नॉट रियल, जो रियल रूट्स होते हैं यहाँ पर रियल रूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर सो एंड सो देन इट्स मीन इज 148। फाइंड आउट करके देख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तीसरा क्रॉस चेक कर लेंगे, वो भी चलेगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, मीडियन और मोड। मीडियन पहली चीज़ क्या है? मीडियन, तो यहाँ पे 3 इंटू 150 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 148। सो ये कितना हो जाएगा? 450 माइनस ये हो जाएगा 296 एंड दिस इज नथिंग बट 300 से तो 150 है और 150 प्लस 4 तो 154 है और मोड हमारा 154 ही हमको बोला गया है, तो मैं कह सकता हूँ असर्शन एकदम सही है। द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एकदम सही बात है, ये एकदम सही रिलेशन बताया है, जिसे बोला जाता है एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कह सकते हैं दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये पहला असर्शन सही क्यों है? इस रीजन के चलते, ये रिलेशन के चलते। डन। नेक्स्ट, फॉर थीटा बीइंग 0 to 90 डिग्री के बीच में cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर क्या बोला है? देखो कैसे चेक करते हैं, कैसे? cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये cosec थीटा प्लस cot थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, यानी cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1।
इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर असर्शन जो है वो एकदम सही है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है इस लॉजिक से, क्योंकि ये वैल्यू भी हमको मिलती है और कहीं ना कहीं रीज़न, ये एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब इस रीज़न से मैं ये चीज़ जो है आपस में डिराइव कर सकता हूँ। तो दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर करेक्ट है, एक दूसरे की ये रेसिप्रोकल होंगे। नेक्स्ट, a sector is cut from a circle of radius 42 centimeter. The central angle of the sector is 150 degree. ठीक है, सेक्टर कट किया, सेंटर एंगल जो बन रहा है वो कितना है, देखो इस तरह का कोई पिज़्ज़ा का स्लाइस जो होता है वैसा कट किया, सेंटर का एंगल है 150 डिग्री। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 194 सेंटीमीटर। ये चेक करके देख लेते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला बताया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा थीटा अपॉन 360, यानी 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 42 प्लस रेडियस दिया हुआ है अगेन 42। ये हमको कैलकुलेट करके देखना है पेरीमीटर 194 आता है कि नहीं। अच्छा, पहले मैं चाहूँ तो रीज़न पढ़ लेता हूँ, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, रीज़न एकदम सही है, देखो रीज़न तो एकदम सही है। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर होता ही ये है, दो रेडियस, ठीक है, दो रेडियस क्यों हुए, ये, और लेंथ ऑफ आर्क तो ये हो गया। असर्शन को चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 6 जा 6 1 जा 6 6 जा, देन 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3, 5 जा 5 और 22 बचता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आता है। और यहाँ पे 42 इंटू 2 इज़ 84, ऐड करेंगे तो 194 आता है। तो मैं कह सकता हूँ असर्शन भी एकदम सही है, रीज़न भी अगेन एकदम सही है। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन बेशक है। ठीक है, कैलकुलेट करने पर असर्शन एकदम सही आ रहा है, रीज़न इसी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फॉर्मूला दे दिया ना तो समझ जाओ, ये एकदम सही बात है, फॉर्मूला सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके दो रियल जीरोज होंगे, तो दो रियल जीरोज होंगे क्या चेक कर लेते हैं। x कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा x+4 इक्वल टू 0 लिया तो एक x का 0 आएगा 0 और एक आएगा -4। तो दो रियल जीरोज है, एकदम सही बात है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो आर 0 एंड a। यहाँ पर a गलत बात है, देखो एक 0 होगा वो एकदम सही बात है, लेकिन दूसरा 0 यहाँ पर -a आएगा कहीं ना कहीं। इस तरह के फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ हो तो दूसरा 0 जो है वो -a आएगा, a नहीं आएगा। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है 5780, HCF दिया हुआ है, LCM जानना है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, एकदम सही बात है। ठीक है, रीज़न तो एकदम करेक्ट हो गया। असर्शन वेरीफाई कर लेते हैं हम। 5780 प्रोडक्ट में से HCF को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू मिलती है वो हमें LCM मिलती है। तो चेक करते हैं क्या LCM मिल रहा है यहाँ पर। 17 1 जा 17, 3 जा 51 मिलता है हमें, सो 68। अब 17 के टेबल में 68 आता है, 4 जा तो 340। सो LCM एकदम सही है 340। सो असर्शन भी सही, रीज़न भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, फैक्टर होता है हमेशा, HCF जो है वो LCM का फैक्टर होता है। तो कह सकते हैं अगर डिवाइड कर दूं मैं HCF से तो LCM मिलता है। नेक्स्ट, assertion A, B, C are in AP if and only if 2B equal to A plus C. The sum of first and odd natural numbers is n square. दोनों चीज़ें चेक करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले assertion को कैसे चेक करना है, B minus A, इससे कॉमन डिफरेंस मिलता है, दिस मस्ट बी, यानी ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू ये माइनस ये, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू C माइनस बी। माइनस बी इस साइड आ जाएगा तो B प्लस बी, और माइनस ए इस साइड आ जाएगा तो प्लस ए, यानी 2b मस्ट बी इक्वल टू C प्लस ए। ये एकदम सही बात है, तो असर्शन हमारा एकदम सही हो गया। अब बारी आती है रीज़न की, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट चेक करते हैं सही है कि नहीं। ऑड नेचुरल नंबर्स बोला है, ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन करते करते n तक जाता है। तो अगर Sn फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, n/2, 2 इंटू a हो गया 1 प्लस n-1 इंटू d हो गया हमारा 2,
ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सो 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे 2 और माइनस 2 कट गया, सो बचता है n/2 इंटू 2n, 2 अगेन कट गया तो क्या बचता है n स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रीज़न भी एकदम सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दोनों ही चीज़ें असर्शन और रीज़न आपस में करेक्ट है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, assertion, if PA and PB are tangents drawn from external point P to circle with center O, then the quadrilateral AOPBP is cyclic। इस तरीके से दो टेंजेंट्स बनाए, P एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ सेंटर में O है। सो क्या बन रहा है AOBP, ये साइक्लिक होगा। एकदम सही बात है, इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो साइक्लिक होता है। उसका रीज़न बड़ा आसान है, ये दोनों एंगल्स 90-90 मिला के कितने हुए 180 डिग्री, तो बाकी दोनों भी पूरा 360 होता है, तो ये दोनों भी बचे वो कितना होंगे मिला के 180 डिग्री। और ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है तो उसी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक कहते हैं। तो असर्शन तो सही है। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये एकदम सही बात है, काफ़ी डिटेल में लिखा है, बट इसी चीज़ को जो मैंने फिगर बनाया है इसको इंग्लिश में या वर्ड्स में इस तरीके से बस लिख के दिया है और कुछ नहीं है। सो दोनों सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्या बोला है, ये जो एंगल बन रहा है दोनों टेंजेंट्स के बीच में और वो सप्लीमेंट्री होगा दूसरे एंगल के साथ, और वो जो दूसरा एंगल है वो कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे ज्वाइन करने पर जो एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ भी होता है एमसीक्यू में। दूसरे क्वेश्चंस जो पूछते हैं दोनों में से एक एंगल दे देते हैं, दूसरा पूछते हैं, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ कोन इज हाफ्ड एंड द वॉल्यूम इज नॉट चेंज्ड देन हाइट रिमेन्स सेम। तो चेक कर लेते हैं, हाइट सेम तो नहीं रहेगी, उसको भी बदलना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। ठीक है, ये हमको दे दिया। अब ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगी, 1/3, किसकी बात चल रही है, कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और न्यू वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई। रेडियस पे क्या असर पड़ रहा है, आधा हो जा रहा है। ठीक है, रेडियस इज हाफ्ड, और वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कैपिटल एच मान लेता हूँ इस बार। सो 1/3 कटेगा, पाई पाई भी कटेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर एच मिल रहा है और यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 4। सो आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 उधर जाएगा, नहीं, नई हाइट जो है वो 4 गुना हो जाएगी। तो हमारा असर्शन गलत है, ऑप्शन डी इस बार करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चेक भी कर, यहाँ पर असर्शन एकदम गलत है तो रीज़न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, रीज़न एकदम सही ही होगा। देखो 4 टाइम्स बोला भी है, अभी जस्ट हमने डिराइव किया 4 टाइम्स होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट। Next, card numbered so and so are put in the box, mixed thoroughly, one card drawn, probability of drawing an even number। ठीक है, 1 से 15 तक इवन नंबर कौन कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इवन नंबर से टोटल नंबर्स कितने हैं 15। तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 7/15, ये सिंप्लीफाई होता नहीं है, तो इसीलिए हमारा असर्शन इस बार भी गलत है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चाहो तो रीज़न पढ़ सकते हो, वो सही ही होगा। ठीक है, देखो रीज़न एकदम सही है बट असर्शन हमारा यहाँ पर गलत है, प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम आर सो एंड सो देन मीडियन इज 30। सो मीडियन इस तरह का जो अनग्रुप डेटा होता है उसका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 0, ठीक है, 0 कट गया तो बाकी बचते हैं, उसमें दिख रहा है 5 के बाद 6, 7, 8, 9 तो दिख नहीं रहा, 11 दिख रहा है, 5 भी हो गया, 11 भी हो गया। इनमें देखा जाए तो 19 नेक्स्ट नंबर है, 19 के बाद 2 डिजिट नंबर इस 21, 27 के बाद यहाँ पर है 30 के बाद है 36, 42 एंड 50, देन 52। ठीक है,
ये सारे डिजिट्स हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स के ये जो स्कोर है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मीडियन पूछा है, मीडियन एक्चुअल में होता है क्या, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में बीच वाली वैल्यू बहुत आसान होती है, यहाँ पर एग्जैक्ट बीच में होगी 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू, क्योंकि इसके बाद भी 5 वैल्यूज है और इसके पहले भी 5 वैल्यूज है। सो मीडियन हमारा एक्चुअल में होगा 27। सो यहाँ पर असर्शन अगेन गलत है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो इवन नंबर, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो, हालांकि प्लेयर्स तो 11 ही होते हैं, तो हम क्या करते, बीच वाले 2 टर्म्स लेते, उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते। नेक्स्ट, if the sum and product of zeros of the polynomial are so and so, polynomial will be बहुत easy, x square minus sum दिया हुआ है 3 into x plus product दिया हुआ है -2। so ये polynomial बनेगा x square minus 3x minus 2, जो कि यहाँ पर एकदम सही बात है, assertion सही है इस बार। if s is the sum of the zeros and p is the product of zeros of the quadratic polynomial, then the quadratic polynomial is given by x square minus sum, एकदम सही बात है। सम को ही हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं हम प्रोडक्ट। सो रीजन भी एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। नेक्स्ट, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज सो एंड सो, देन द nth टर्म ऑफ द एपी इज सो एंड सो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा आसान होता है। पहले s1 फाइंड करो, सो 6 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, सो दिस विल बी 1 6 6 माइनस 2 इज 4। फिर s2 फाइंड करो, तो 6 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 2 4 4 6 24, 24 माइनस 4 इज 20। तो अब मेरा a1 जो है वो 4 है, a2 जो है वो मेरा 20 माइनस 4 है। ये कैसे पता चलता है, तो a2 s2 माइनस s1 से मिलता है, a3 s3 माइनस s2 से मिलता है, एंड सो ऑन। सो ये मिला 16। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 16 माइनस 4 विच इज 12। अब a1 और d मिल गया, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 4, d है हमारा 12, सो ये बनेगा 4 प्लस 12n माइनस 12, सो ये बनेगा 12n माइनस 8। एकदम सही है असर्शन। सपोज Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, देन द nth टर्म ऑफ द AP इज, अच्छा ये थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, बट होगा एक्चुअल में ऐसे, Sn माइनस 1 माइनस Sn। अब ये जो रीज़न है वो गलत है। असर्शन तो हमारा एकदम सही था, बट रीज़न हमारा इनकरेक्ट है। उसका लॉजिकली रीज़न ये है कि ये जो Tn बोला है, Tn बोलो या An बोलो, अल्फ़ाबेट कुछ भी लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, nth टर्म, nth टर्म का इक्वेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ पर रीज़न में Sn माइनस 1 पहले लिया है और फिर Sn लिया है, जो कि गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर रीजन इनकरेक्ट, असर्शन एकदम सही। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:1, एकदम सही बात है। मिड पॉइंट 1:1 का काम ही तो करता है, मतलब ये रेशियो जो है, इसके पहले भी एक पार्ट, इसके बाद भी एक पार्ट, सो 1:1 का रेशियो बनेगा। द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज 1:2। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, the ratio in which this divides the line segment joining the points, -3 एक तरीके से इसे हम इक्वल टू में लेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, जो x वाला कोऑर्डिनेट है। x वाला कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, m1 x2 प्लस m2, m2 क्या होगा हमारा यहाँ पे 2, x1 विल बी -5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो यहाँ पर ये मिलेगा -2 माइनस 10 divided by 3, so -12 divided by 3 is -4। -4 है नहीं, जबकि हमारा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और मिल क्या रहा है, -4। सो रीज़न गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। असर्शन एकदम सही, रीज़न इनकरेक्ट। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू, अच्छा कैसे, बड़ा ही आसान। दोनों को अगर ऐड करना है x प्लस वाई को, तो कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों को ऐड किया, अगर इन दोनों को ऐड करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू अपने आप में क्या है, 1। सो 2 × 1 is 2 प्लस 1 विच इज़ 3,
और यहाँ पर वैल्यू 3 ही बोली थी, तो असर्शन एकदम सही है। अब रीज़न हमने क्या चीज़ को अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यही चीज़ हमने अप्लाई की, तो रीज़न भी एकदम सही है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Next, if the sum of the zeros of quadratic polynomial, ठीक है, x square minus 2kx plus 8, यहाँ पर sum of the zeros हमें दिया हुआ है 2. sum of the zeros यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2. अब sum of the zero होता क्या है, माइनस ऑफ b बाई a. अब माइनस ऑफ b क्या है मेरा, -2k, ठीक है, माइनस का साइन भी ध्यान रखना है, अपॉन a है 1, माइनस माइनस कट गया, सो 2k इक्वल टू 2, k की वैल्यू निकल के आती है 1, सो k की वैल्यू 1 है, ये एकदम सही बात है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस b बाई a, ये भी एकदम सही बात है, और इसी चीज़ का एप्लीकेशन हमने यहाँ पर किया है। सो दोनों एकदम सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसे पता चलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस? सिंपल, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, इनका रेशियो ढूंढो। सो 2 और 1, ये हमारा a1 अपॉन a2 आ रहा है। b1 अपॉन b2 की बात करें, सो सेकेंड टर्म यहाँ पर है -1, और नीचे हमारा यहाँ पर सेकेंड टर्म आएगा -1 विच इज़ 1। सो ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हमारे एक तरीके से नहीं है, और अगर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग ही होगी। सो असर्शन एकदम सही है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीट द वाई एक्सिस एट सो एंड सो, ये वाई एक्सिस पर यहाँ मीट करती है। ये कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान है। अगर वाई एक्सिस पे हमको चेक करना है तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, सो एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0 पुट करके देखते हैं क्या नतीजा मिलता है हमको। सो असर्शन तो सही हो गया। 0 अगर मैं पुट कर दूं तो ये बन गया 0 -5 माइनस वाई -5, माइनस वाई को उधर भेज देता हूँ। सो -5 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की एक वैल्यू क्या मिल रही है, -5, तो एकदम सही बात है। इस वाले में चेक कर लेते हैं। 0 - y -3 इक्वल टू 0, माइनस वाई उधर चला जाएगा तो -3 इक्वल टू वाई। दूसरा हमें यहाँ पर -3 मिल रहा है, यहाँ पर जबकि क्या दिया है 3, तो ये सॉल्यूशन तो सही नहीं है, तो हमारा रीजन सही नहीं है। A इज ट्रू, R इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन C। अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एकदम लास्ट में जाके एक छोटी सी चीज जो थी वो यहाँ पर इनकरेक्ट थी, जिसकी वजह से हमारा आंसर पूरा बदल गया। नेक्स्ट, if the system of equations has infinitely many solutions, infinitely many solutions कब होते हैं? जब हमारे ratios जो है वो तीनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी 2/2a is equal to 3/a plus b is equal to तीसरा यानी 7/28। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल। अब मैं चाहूँ तो ये पहले दो रेशियोज को इक्वेट कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2a plus 2b इक्वल टू 6a, 2a उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b इक्वल टू 4a, और यहाँ पर 2b को भी इस साइड भेज देते हैं तो 0 इक्वल टू 4a माइनस 2b, 2 कॉमन निकल के उधर चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। सो 2 अगर उड़ गया तो क्या मिला हमें, 2a माइनस b इक्वल टू 0। नाउ दिस असर्शन इज परफेक्टली करेक्ट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन यूनिक होगा, ये चेक करते हैं, बड़ा आसान है। 3 और 6 रेशियो डिवाइड किया 1/2, -5 डिवाइड बाई -10 रेशियो डिवाइड किया 1/2। पहले दो रेशियोज ही आपस में इक्वल आ गए, जबकि यूनिक सॉल्यूशन में पहले दो रेशियोज ही आपस में इक्वल नहीं होते। सो रीजन यहाँ पर इनकरेक्ट है, असर्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट, असर्शन दिया हुआ है ABC ट्राइंगल में AB दिया है, BC दिया है, AC दिया हुआ है, देन द ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बड़ा आसान है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को क्रॉस चेक करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए, यानी छोटी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले के हिसाब से मत जाना, वैल्यूज के हिसाब से जाना। जो दो छोटी वैल्यूज होगी, अल्फाबेट कुछ भी हो, वैल्यूज जो दो छोटी होगी उनके स्क्वायर का सम मस्ट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर का सम का स्क्वायर, आई मीन। सो 24 का स्क्वायर इज 576, 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 26 का स्क्वायर होता है 676।
सो ये हो गया 676 और ये भी हो गया 676, एकदम पाइथागोरस थ्योरम सेट बैठ रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा। आगे क्या दिया है, if in two triangles their corresponding angles are equal, then the if in two triangles their corresponding angles are equal, then the triangles are similar। एकदम सही बात है, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों आपस में रिलेट कुछ भी नहीं कर रहे, खाली सही जरूर है। नेक्स्ट, इन राइट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan A इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है यानी B है, यहाँ पे A मान लेता हूँ, यहाँ C मान लेता हूँ। यहाँ पर tan A की वैल्यू दी हुई है 1, tan A 1 दिया है, मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये समझ जाना, दिमाग इतना चमका लेना। वैल्यू 1 कब होती है tan की, 45 डिग्री पे। ढूंढना क्या है, 2 sin A की जगह sin 45 लिख लूँ और cos A की जगह भी cos 45 डिग्री लिख लेता हूँ। सो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 1/√2 जो है मिला के 1/2 बनाता है। 2 कट गया तो वैल्यू मिली 1। सो असर्शन इज कंप्लीटली करेक्ट। cosec A इज एब्रीविएशन फॉर cosecant ऑफ एंगल A। ये भी एकदम सही बात है, दोनों सही है बट कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। सो कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बोथ करेक्ट, बोथ ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हैज रिपीटेड जीरोज। अब यहाँ पर ये रिपीटेड जीरोज भला क्या होता है, हो सकता है आपके दिमाग में आए। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग लगभग सेम होता है, कोइंसिडेंट रूट्स, रिपीटेड जीरोज या फिर इक्वल रूट्स, तो सबका मतलब सेम ही होता है। तो चेक वही करना है हमको, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b² - 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। b² मतलब -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 3, c भी है 3, ये हो गया 36, 3 3 9 4 36, और ये हमको 0 मिला है तो रिपीटेड रूट्स है, यानी असर्शन हमारा एकदम सही है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रिपीटेड रूट्स इफ d इज ग्रेटर देन 0। एकदम गलत बात है, d मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर रिपीटेड रूट्स। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, a इज ट्रू, r इज फॉल्स। नेक्स्ट, two identical solid cube of side 5 cm are joined end to end. The total surface area of the resulting cuboid is। ये पता करने से पहले एक रीजन एक बार पढ़ लेते हैं। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये एकदम सही बात है। अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनेगा उसका सरफेस एरिया क्रॉस चेक अगर हम करें, इस तरीके से एक क्यूब था जिस पर दूसरी क्यूब एक और ज्वाइन कर दी गई। ठीक है, इससे दूसरी क्यूब एक और क्यूब को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया। पहले ये 5 सेंटीमीटर था, अब एक और 5 सेंटीमीटर का लेंथ जो है बढ़ गया, तो ये हो गया टोटल 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ पे कोई असर नहीं आया, ये अभी भी 5 सेंटीमीटर है। हाइट पे कोई असर नहीं आया, ये अभी भी 5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये एकदम सही है, तो यही पुट कर लेते हैं, यही यूज़ कर लेते हैं। 10 इंटू 5 दैट इज़ 50, 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, हाइट इंटू लेंथ दैट इज़ 5 इंटू 10 दैट इज़ अगेन 50, 50 50 100, 125 इज 125, डबल किया तो 250 आता है, जबकि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, जो कि एकदम गलत बात है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Next, a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. एकदम सही बात है, ये थियरम ही है आपके एनसीईआरटी का। The lengths of the tangents drawn from the external point to a circle are equal. ये भी एकदम सही बात है। दोनों आपस में एक्चुअल में क्या दिया है हमको, थियरम ही दिया हुआ है। मुद्दे की बात ये होती है अगेन कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों आपस में एकदम सही है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट, ये लेंथ ऑफ शैडो है और ये पोल की हाइट के बराबर है, यानी ये और ये इक्वल है। जब भी ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती है तो एंगल 45 डिग्री होता है, ये फिक्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। ये कई बार मैंने सम करवा चुका हूँ मैं, कई एमसीक्यूज में, प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया है, बदल बदल के आ जाता है, सब सेम ही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू l² प्लस लेंथ बेस, और h क्या है, हाइपोटेन्यूज। एकदम सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम एकदम सही का सही लग रहा है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू l² प्लस b², h हाइपोटेन्यूज लिया है, लेंथ और बेस लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे।
नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है एबीसी ट्राइंगल है, डी पैरेलल टू बीसी, यानी ऐसा कुछ ट्राइंगल है हमारा, डीई यहाँ पर पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, AD इक्वल टू 7x माइनस 4, यानी ये 7x माइनस 4 दिया हुआ है, और AE इक्वल टू 5x माइनस 2, यानी ये। और हमें क्या दिया हुआ है, DB दिया हुआ है 3x प्लस 4, और EC दिया हुआ है यहाँ पर 3x, x इज इक्वल टू 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो मज़ेदार एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे, BPT लगेगा, दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, रेशियोज लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ना जाने क्या क्या होगा। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, ये वैल्यू जो दी है ना x की, वो पुट कर देते हैं 5 यहाँ पर, पहले दो के रेशियोज ढूंढते हैं। यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 7 5 ज़ा 35, 35 माइनस 4 इज़ 31 डिवाइड बाई 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 4 इज़ 19। अब दूसरी साइड 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 2 इज़ 23 एंड 5 3 ज़ा 15। कतई दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, सो हमारा असर्शन गलत हो जाता है। असर्शन गलत, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, देखो ये तो एकदम सही है, हमारा जो बीपीटी होता है उसका स्टेटमेंट है, बड़ा आसान। नेक्स्ट असर्शन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A20 माइनस A16 इज इक्वल टू 20 इज 5। तो A20 माइनस A16, ये 20 अगर दिया है तो कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, चेक कर लेते हैं। A प्लस 19D माइनस A प्लस 15D इक्वल टू 20। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो A और A जो है वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है यहाँ पर 19D माइनस 15D विच इज 4D। सो D की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 5, जो कि एकदम सही बताया गया था असर्शन में। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज √2n। ये भी अगेन चेक कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर ये है हमारा √2, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3√2, ठीक है। सो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर ये AP में है ही नहीं, या तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये AP में कहीं ना कहीं हमारा ये नहीं है। सो क्वेश्चन में माइट बी एरर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है सेंटर से वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो एकदम सही बात है। पाइथागोरस थ्योरम आराम से आप लगाओगे तो ये 4 सेंटीमीटर मिलेगा, और यही रीज़न भी है। सो रीज़न भी एकदम करेक्ट है, सो एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही हम यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बोथ करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, इफ इन ट्राइंगल ABCDE आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया है यहाँ पर कि D और E, यहाँ पर पॉइंट्स है D और E, इतना पोर्शन जो है वो आपस में इक्वल है, BD और CE, ठीक है, इतना पोर्शन आपस में इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है एंगल B और एंगल C, ये भी आपस में इक्वल है। तो DE और BC पैरेलल नहीं होगा, ऐसा असर्शन में बोला गया है। हम चेक कर लेते हैं। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये पूरा ये भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये पूरे इक्वल है, इतना पार्ट्स भी इक्वल है, तो ये जो ऊपर का पार्ट जो है वो भी इक्वल होगा। और अगर ये पार्ट्स इक्वल, तो इनका रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। और अगर ये रेशियोज इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर असर्शन एकदम गलत है, रीजन सही ही होगा अपने आप ही। देखो दिया भी है मस्ट बी पैरेलल, और खुद ही यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट पैरेलल, तो ऑब्वियसली असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हैज इक्वल रूट्स, सो चेक कर लेते हैं, बड़ा आसान। B² माइनस 4AC फाइंड आउट कर लो। सो B² हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3K का स्क्वायर
माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ 9, सी की वैल्यू 4 इक्वल टू 0 दिया है। 9k स्क्वायर माइनस 144 उधर भेज देंगे। सो ये 144 डिवाइड बाई 9 होगा। इसको डिवाइड करने पर मिलता है 16। सो k की वैल्यू निकल के आती है +-4। सो असर्शन भी सही है। और इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द d इज 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये भी एकदम सही बात है। दोनों ही एकदम आपस में सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, यहाँ पर ये दिया ना इक्वल रूट्स, यस। नेक्स्ट, द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है। जितना मुझे याद है ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में करेक्ट थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई। ये क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये जो ऑब्जर्वर की आई से फुट ऑफ द टावर जो है उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 मीटर, और हाइट हमें यहाँ पर ऐसी कुछ दी हुई है। ये एक्चुअल में क्या लिखी हुई है? ऐसे 50/3√3 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये √3 के साथ नहीं है, 50 के साथ है। अब अगर हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, तो O और A का कॉम्बिनेशन होता है tan थीटा। सो tan 30 डिग्री हम लगाएंगे यहाँ पर। ऑपोजिट हमारा x, एडजेसेंट हमारा 50। 1/√3 इक्वल टू x/50। 50 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी 50/√3, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट में हमें बोला है 50√3/3। बहुत बच्चे जोश जोश में खुश होके असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, एक तरीके से ऑप्शन डी टिक कर देंगे। बट यहाँ पर ध्यान देने लायक बात, डिनोमिनेटर अगर रूट में है तो उसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने पर जो आंसर मिल रहा है उससे कंपेयर करो, और वो यहाँ पर सेम है, तो असर्शन हमारा एकदम सही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। While using the concept of angle of elevation depression, triangle should be a right angle triangle। ये एकदम सही बात है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए, और इसी के चलते हमने ये यहाँ पर हाइट फाइंड आउट की है। सो दोनों एकदम सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। नेक्स्ट, इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, 80 यहाँ पर टेंजेंट है, इस तरीके से कुछ, और B 80-70 डिग्री। ये हमारा B 80-70 डिग्री होगा ऐसा हमें चेक करना है। ठीक है, ये वाला 70 डिग्री दिया है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये 70 अगर दिया है तो अब देखो, ये अगर डायामीटर है तो डायामीटर एक सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये फिक्स है, ये 9th स्टैंडर्ड का थियरम है। ये 90, ये 70, तो ये हमारा निकल के आएगा 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री आ गया, और ये अगर हमारा रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। इस 90 में से ये 20 गया तो ये कितना मिलेगा? 70 डिग्री। तो B 80 हमारा 70 डिग्री है, ये एकदम सही बात है, 100%। अ स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली, ये एकदम गलत बात है। सर्कल को इंटरसेक्ट बोला है तो 2 पॉइंट पे भी टच कर ही सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच पॉसिबल है, जिसे हम कॉर्ड बोलते हैं, या फिर यहाँ पर सिंपल भाषा में कहूँ तो। सो यहाँ पर डन, हमारे पूरे के पूरे 360 MCQs कंप्लीट होते हैं। 360 डिग्री जो कवर अप बोला था, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ पर रिपीट हुए हैं, कुछ में कुछ फॉल्ट था, तो उसको हम इग्नोर करें, तो लगभग 360 फिर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सब कंसेप्ट काफ़ी समझ में आए होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी काफ़ी मदद मिले बोर्ड्स 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।